पहुंच चुकी है। भारत आज जिस सामाजिक ढांचे के विकास की जिस जटिलतम दौर में पहुंच चुका है, प्रेमचंद ने शताब्दियों पहले, 100 साल पहले कहा था, उस खतरे की ओर आगाह करते हुए कि ना आज हिंदू संस्कृति है, ना आज मुस्लिम संस्कृति है, बल्कि आज केवल पैसे की, धन की और पूंजी की संस्कृति है। तो इस पैसे, पूंजी और धन की संस्कृति के जो खतरनाक परिणाम होते हैं, उसकी जो परिणतियां हैं, उन परिणतियों की तरफ इशारा किया गया था उस दौर में। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पर कि जिस पूंजीवाद ने अपनी उस ऐतिहासिक विकास यात्रा में कभी अपने गर्भ से, अपने भीतर, अपनी कोख से लोकतंत्र को जन्म दिया था सामंतवाद के खिलाफ, जिस पर बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे हितेश कुमार सिंह। आज के संदर्भों में उन्होंने कहा कि पूंजीवाद के बारे में कहा जाता है कि वो रूढ़ियों को कैसे तोड़ता है, वो अपने आप में एक प्रश्न है, फिर उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन उस ऐतिहासिक भूमिका को जब हम याद करते हैं तो पूंजीवाद ने जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी सामंतवाद के खिलाफ खड़ा होने की, और अपने भीतर से लोकतंत्र के मूल्यों को पैदा किया था। ठीक है, लोकतंत्र भी अपने चरित्र में अलग अलग होता है, लोकतंत्र के रूप भी अलग अलग होते हैं। एक पूंजीवादी लोकतंत्र होता है, दूसरा समाजवादी लोकतंत्र होता है। लेकिन जिस लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं, जिसमें 1789 की उस राज्य क्रांति की चर्चा की जाती है, जिसमें समता, स्वाधीनता और स्वतंत्रता के मूल्यों की चर्चा की गई थी, भाईचारे के मूल्यों की चर्चा की गई थी, वहां से पैदा होने वाली वो जो मूल्य प्रणाली थी लोकतंत्र की, उस लोकतंत्र की मूल्य प्रणाली को पूंजीवाद ने सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष के उस सुदूर अतीत में शताब्दियों पहले यूरोप में कभी पैदा किया था। लेकिन आज देखिए कि वही पूंजीवाद, साहित्य अगर आज लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन की कोई चिंता प्रकट कर रहा होता है, तो साहित्य की दुनिया में, कला और संस्कृत की दुनिया में चिंता करने वाले लोगों का मुंह बंद कर दिया जाता है, उन पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। और अब तो वहां तक पहुंचने लगा है कि लेखकों और पत्रकारों को आप बिल्कुल उसके सार्वजनिक जीवन से इतना कलंकित कर दे रहे हैं, इतने सारे आरोप लगा दे रहे हैं, पूरी साजिशें रची जा रही हैं। पूंजीवाद अपने विकास के उस दौर में पहुंच चुका है। इसलिए लोकतंत्र के उस खतरे पर विचार करने की ज़रूरत है। और मैं मिश्र जी की इस बात से सहमत हूँ कि हम लोग यथास्थिति का विश्लेषण तो बहुत करते हैं, ये बताते हैं कि क्या स्थिति है, यथार्थ क्या है, जबकि असली सवाल ये होता है कि हम उस यथार्थ को परिवर्तित कर दें। कभी इसी बात को एक दूसरी दार्शनिक शब्दावली में कहा गया था कि दुनिया के दार्शनिकों ने अब तक दुनिया की केवल व्याख्या की है, जबकि असल सवाल दुनिया को बदल देने का है। तो दुनिया को बदल देने का जो सवाल है, वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, और रचनाकारों और साहित्यकारों की ही जिम्मेदारी को बनती है। आप मतदाता हैं ना, एक नागरिक हैं ना, आपकी कोई भूमिका बनती है कि नहीं? साहित्य तो सामाजिक परिवर्तन का सबसे कोमल उपकरण है। साहित्य से कुछ हम लोगों ने ज़्यादा अपेक्षाएं करनी है। साहित्य को रोमांटिसिज्म का शिकार बना दिया गया है, जिसमें यह कहा गया कि नेहरू और दिनकर कभी मंच पर चढ़ रहे थे और नेहरू के पांव लड़खड़ाए और दिनकर ने आगे बढ़ करके उनको संभाल लिया। तो नेहरू ने यह कहा था कि दिनकर तुम नहीं होते तो मैं आज गिर जाता, और दिनकर ने नेहरू को जवाब देते हुए कहा था कि मान्यवर, ऐसे ही राजनीति जब लड़खड़ाती है तो साहित्य आगे बढ़ करके उसे संभाल लिया करता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ताली बजाने के लिए नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि यह साहित्य को बहुत रूमानी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। साहित्य दरअसल बहुत छोटा, संवेदना के स्तर पर हमारे अंतःकरण के आयतन में प्रवेश करके अनुभूतियों और विचारों के माध्यम से धीरे धीरे संक्रमित होता हुआ हमारी चेतना और संवेदना की दुनिया में वो काम करता है। बहुत ही दीर्घकालिक प्रक्रिया परिवर्तन की उसकी होती है। दुनिया को बदलने का और समाज को बदलने का हथियार और औजार अगर कुछ है तो राजनीति है, क्रांतिकारी राजनीति है। इसलिए मैं ये सवाल नहीं उठाऊंगा कि राजनीति आगे चलनी चाहिए कि साहित्य को आगे चलना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि एक स्पष्ट राजनीतिक समझदारी भी अगर साहित्य के पास नहीं है तो
तो साहित्य समाज की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए सामाजिक परिवर्तन के लिए एक नागरिक के तौर पर हमें भी एक मतदाता के तौर पर अपनी राजनीतिक भूमिका को परिभाषित करना होगा। सिर्फ साहित्यकारों के जिम्मे यह काम नहीं है। धन्यवाद।